सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल बीसी पे। दोस्तों, संविधान में हमने संवैधानिक विकास से शुरुआत की थी और आज ये हमारा जो लेक्चर है वो 1861 के अधिनियम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने शुरुआत से बिल्कुल जीरो से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि आखिर भारतीय संविधान बनने की कड़ी में हमने शुरुआत कहां से की, हमने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, और उस पायदान में हम चढ़ते चढ़ते आज हम अपने इस लेक्चर पे पहुंचे हैं कि हम अब अपने संवैधानिक विकास की ओर अंतिम पड़ाव पर हैं। क्योंकि इस क्लास के बाद कोशिश करूंगा मैं कि एक और क्लास ली जाए और उसमें आपका पूरा का पूरा संवैधानिक विकास जो आपका बचेगा। इसके बाद तीन आपके मुख्य और बचेंगे, 1919, 1935 और 1947। तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एक क्लास में तीनों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज के संवैधानिक विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा संवैधानिक विकास का अगला जो चरण है वो है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। यहां से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अब जो है ना भारत परिषद अधिनियम चलेगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम, आपको नाम एज इट इज याद रखना है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाती है। विभागीय प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। अभी तक भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी। पहली बार भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। तो आपको यहां से कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की या विभागीय प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम में जो है आपको पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो यह 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। इसमें गवर्नर जनरल को आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश मतलब होता है कि जब मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ संसद है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल देश में किसी नए कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति जी जो है अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश के तहत एक कानून पारित करेंगे जिसकी वैधता 6 माह की होगी। ठीक है, उसके बाद उसे संसद से पास कराना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है। तो अध्यादेश मतलब होता है ये उनकी एक एक्स्ट्रा शक्ति उनको प्रदान की गई। तो किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी पारित करने की शक्ति प्रदान की गई, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि सन 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में एपेक्स न्यायालय के रूप में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर एलिजा इंफे। अन्य में कौन कौन थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। इतनी बातें हमने वहां तक देखी थी। और इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। अभी तक हमने देखा था गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम में कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। 1853 में क्या किया गया, उस फोर्थ मेंबर को परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे करता है 1861 के अधिनियम में कि उस चौथे मेंबर के साथ साथ एक और सदस्य को शामिल किया गया, मतलब कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। पहले 4 लोग थे, अब उस परिषद में 5 लोग को रखा गया। तो ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। इसके बाद आता है दोस्तों 1873 का अधिनियम। ये कुछ खास नहीं है दोनों, बट मैं भी फिर भी आपको समझा देता हूं। 1873 का अधिनियम ये बोलता है कि इसके तहत कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देंगे भाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई काम नहीं है, अब उसका काम व्यापार करना नहीं रह गया है, उसका काम शासन करना नहीं रह गया, तो काहे झूठे में रखे रहेंगे उसको वहां पे। तो 1873 का जो अधिनियम है इसमें कहा गया कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है, और फाइनली 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ठीक, ये था आपका 1873 का अधिनियम। अगला है 1876 का शाही अधिनियम। 1876 का शाही अधिनियम ये बोलता है कि इसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और दूसरी इसमें मुख्य बात आपको याद रखनी है कि जो आपके 5 मेंबर थे ना गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, इसमें एक और मेंबर को जोड़ा गया, छठे मेंबर को जोड़ा गया, जिसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी। ठीक है, इसका कार्य सौंपा गया। किसे सौंपा गया, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6वें सदस्य को शामिल किया गया। उस 6वें सदस्य को क्या किया गया, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार सौंपा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं 1892 का। अभी देखिए सब भारत परिषद अधिनियम चलेगा।
ठीक है, इसमें खास बात थी 1861 की, उसके बाद का आता है 1892 का। 1892 में क्या होता है, सबसे पहली बात की जो अंग्रेज लोग शुरू किए थे कि भारतीय राजस्व से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पेमेंट करते थे, वेतन देने की व्यवस्था किए थे, सारे के सारे अंग्रेज कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था शुरू किए थे, इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राजस्व से कर्मचारियों की, ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन को बंद कर दिया गया। पहली बार बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। पहली बार बजट पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। ठीक है, अगला है पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, परंतु यह परोक्ष निर्वाचन पद्धति थी। अभी तक हमारे यहाँ इलेक्शन टाइप का कुछ शुरू नहीं हुआ था, बट हल्का सा छोटा सा यहाँ पे देखने को मिला था। तो इसमें 1892 में खास बात क्या है कि भारतीय राजस्व से कर्मचारियों के वेतन को बंद किया गया, पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने और कार्यकारिणी, बजट पर बहस और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति या शक्ति दी गई। यह था आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 1909, 1919, 1935 और लास्ट 1947, जिसे हम कल कवर करेंगे। 1947 के अधिनियम को कल वहां तक कवर करेंगे। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार है, यहां से प्रश्न पूछता है। सबसे पहली बात कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, मार्ले जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हैं। मैंने बताया था 1858 के अधिनियम में एक राज्य सचिव का पद, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, एक नामक पद का सृजन किया गया था, जो सीधे ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये मार्ले जो था वो सचिव था, राज्य सचिव, जबकि मिंटो कौन था, तत्कालीन वायसराय। और मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग निर्वाचन। जैसे मुस्लिमों का अलग निर्वाचन होगा। इसी में एक पॉइंट है कि मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम लोग ही चुन सकते थे। मतलब मुस्लिम लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही वोट दे सकते थे, मुस्लिम लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही इलेक्ट कर सकते थे। इसलिए इसे कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। सांप्रदायिक मतलब कम्युनिटी बेस्ड। अभी हमारे यहाँ कैसा है, कोई व्यक्ति भी किसी भी वोट दे सकता है, हमारे यहाँ टोटल ये ऐसा सिस्टम है। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, सांप्रदायिक तरीके से स्टार्ट किया गया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। पहला पॉइंट क्या बताया मैं आपको कि मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधियों को केवल मुस्लिम सदस्य ही चुन सकते थे, जिसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है आपका कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अभी तक भारतीय शामिल नहीं होते थे। अब पहली बार 1909 के भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार भारतीयों की नियुक्ति की गई, जिसके तहत पहले भारतीय, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, आपका रेलवे भी पूछ चुका है और अदर एग्जाम में भी आया हुआ है कि पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे आपके एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अंतिम जो इसमें कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दे दिया गया। पहली बार देखिए यहां से हमको वोटिंग राइट्स वगैरह देखने को मिल रहा है कि बजट पर प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार पहली बार हमको दिया गया। तो ये था आपका 1861, 1873, 1876, 1892 और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगले क्लास में हम देखेंगे 1919, ठीक है, उसके बाद 1935 और 1947। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है अगली वाली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखी हैं, 2 लेक्चर्स, शायद 2 या 3 लेक्चर्स और हुए हैं, 2 लेक्चर्स और हुए हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में भारतीय संविधान नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। उसमें आपको दोनों प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे। आपको कहीं खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। टोटल 0 to एडवांस है, बिल्कुल बेसिक से एकदम आपका एडवांस लेवल तक चलेगा। हर छोटी सी छोटी चीज जो आपके परीक्षा में आई हुई है या आ सकती है, मैं कोशिश करूंगा कि अपना 100% दूं आपको उस चीज को बताने के लिए। ठीक है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।